तो हम आज देखेंगे, अच्छा हाँ, हमने कल देख लिया था एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट थे वेदर क्लाइमेट के? सबसे पहले था प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स, ठीक है, सनशाइन। अच्छा, क्लाउड्स में एक चीज देख लेंगे, मेजरमेंट ऑफ क्लाउड। क्लाउड तो मेजर किया जाता है ऑक्टास में, ऑक्टास, इट इज मेजर्ड इन ऑक्टास। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे करके गोला बनाते हैं, ठीक है, और गोला में जो है हम ऐसे हमने कर दिया, सब करो, ठीक है, ये हमने शेड कर दिया ब्लैक से। इसका मतलब आसमान में इतने हिस्से पर बादल हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मान लें हम ऐसे कर देंगे तो मतलब आसमान में इतने हिस्से पर बादल हैं। और ऑक्टास का मतलब है, ऑक्टास का मतलब है 8, ठीक है, तो मतलब 1/8, मतलब 8 में से एक हिस्से पर बादल है, 2/8, समझा गया। और ऐसे करके हो जाएगा, मेरी बात समझ गई। जैसे अगर मैं ऐसे करूंगा तो 4/8, आधे हिस्से पर बादल है, 8 में से 4 पे, तो ये होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्टास, ठीक है, तो लिखेंगे इट इज मेजर्ड इन ऑक्टास। और सबसे बड़ी बात है कि जो है इसमें आता है आइसोनेफ, इक्वल क्लाउड कवर, इक्वल क्लाउड कवर, आइसोनेफ, ठीक है, मतलब आइसोनेफ वो इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल क्लाउड कवर। देखेंगे आइसोनेफ इज एन इमेजिनरी लाइन, आइसोनेफ इज एन इमेजिनरी लाइन drawn on a map and it represents equal cloud cover, and it represents equal cloud cover, ठीक है, ये चीज। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, लिखेंगे आइसोनेफ मानचित्र पर खींची गई, आइसोनेफ मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो समान मेघाच्छादन को इंगित करती है, समान मेघाच्छादन को इंगित करती है। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नया चैप्टर है तुम्हारा ये, ठीक है, तो नया चैप्टर देखें। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जो कि तापमान को प्रभावित करते हैं, समझा है, ठीक है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, अक्षांश। तो ऑब्वियस सी बात है सन की रेज जो है जैसे जैसे करके लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे सन की रेज स्लांटिंग होती चली जाएंगी, होगी कि नहीं होगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड कम है तो उसमें इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा आएगी,
समझ में आया? कम का मतलब 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से होगा तो ज़्यादा आएगा इंसोलेशन। और अगर लैटिट्यूड ज़्यादा है तो इंसोलेशन कम होगी। पक्का? इसका मतलब ये है कि जो है इक्वेटर्स के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जैसे करके हम पोल्स की ओर जाएंगे तो ठंड बढ़ती चली जाएगी, तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया, लैटिट्यूड कम है, इंसोलेशन ज़्यादा है, तो उस जगह का टेम्परेचर, ठीक है, क्या होगा? ज़्यादा देखा जाएगा। और सिमिलरली, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम देखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, तुम लोग वैसे ही होशियार लोग हो। ठीक है, ये है, तो इसको नोट कर लो। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब अगर अक्षांश कम होगा, देखिए, अगर अक्षांश कम होगा डिग्री कम होगी, हाँ वही तो, क्योंकि अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। अगर लैटिट्यूड की वैल्यू कम है, अगर अक्षांश कम होगा तो उस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा। उसी प्रकार अक्षांश बढ़ा देने से तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। लिख दिया? क्योंकि कम अक्षांशों पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, जिससे ताप अधिक होता है, जिससे ताप अधिक होता है, जिससे ताप अधिक होता है। समझा है? इंग्लिश में लिखना है, लिखो। If the value of latitude is less, then the place receives higher insolation. And consequently, ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या दिखाया था? भूल गया मैं जस्ट, एक मिनट। इज लेस ना? लेस, हाँ ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली, देखिए, द प्लेस विल हैव द हायर टेम्परेचर, एंड कंसिक्वेंटली द प्लेस विल हैव द हायर टेम्परेचर, एंड वाइसी वर्सा, समझ आ गया? दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, ठीक है, देखो उसको, एल्टीट्यूड। मतलब ऊंचाई, ठीक है, तो आप ऊंचाई बोलेंगे उसको, हाँ ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखें, अब हम देखते हैं कि पहाड़ों पर टेम्परेचर क्या होता है। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा देखा जाता है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है, पहाड़ों पर टेम्परेचर कम क्यों है। ठीक, तो अब सुने, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एक प्रोसेस है, ठीक है, यहां देखें, हाँ, इस ऑल्टीट्यूड को समझने के लिए, हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि एक सपोज, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, डब्बा है ये, ठीक है, ये है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम, ठीक है, इसको हम ऐसे चारों तरफ से हमने इसको एकदम सील बंद कर दिया, एकदम सील कर दिया इसको। मेरी बात समझ गई? ठीक है, कर दिया। अब क्या हो रहा है इसमें से, ठीक है, एकदम टाइट है, और इससे जो है, सपोज यहां पर कोई भी गैस है, ये गैस है, तो ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि गैस होगी तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, मतलब जो है उसमें कुछ
हीट एनर्जी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, हीट एनर्जी होगी। ठीक है, अब गौर से देखना, अब ये हमने ऐसा किया है कि ना तो गैस यहां से बाहर जा रही है, या हो सकता है कि अंदर भी आ रही, तो ऐसा भी नहीं है, मतलब समझा है? ठीक है, मतलब कोई भी एक भी मॉलिक्यूल ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, और साथ में ना ही हीट एनर्जी अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो दिस रिप्रेजेंट हीट एनर्जी। मेरे पास में आ गई? ठीक है, तो हीट एनर्जी ना तो बाहर जा रही है ना ही अंदर आ रही है। तो अगर ऐसा है तो इस सिस्टम को हम बोल देंगे एडियाबैटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक सिस्टम, असंपीड़ित तंत्र, आइसोलेटेड कर सकते हैं, आइसोलेटेड है, लेकिन उसका नाम वैसे क्या है, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, यहां देखो भाई पीछे, ठीक है, इज इट क्लियर? तो एडियाबैटिक सिस्टम में क्या है, ये वो सिस्टम है जिससे ना तो हीट और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम इन विच neither heat energy nor mass is transferred। समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब सपोज अब मान लेते हैं, जैसे मान ले तुमने जो है एक चाय का कप लिया और उसमें तुमने रख दी भाई चाय, ठीक है, तुमने उसमें चाय रख दी, इस तरह से चाय थी, ठीक है। अब तुम देखोगे चाय का गर्म था, लेकिन तुम देखोगे कुछ देर बाद जो है वो हीट एनर्जी लूज कर देगा और चाय ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हीट बाहर जा रही है, ठीक है। तो क्या ऐसा सिस्टम एडियाबैटिक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हीट बाहर जा रही है। चलो चाय तो नहीं गई, खैर हाँ वैसे जा तो रही है क्योंकि वेपर ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ गया? या फिर देखें, मान लो तुमने जो है एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ली तुमने, ठीक है, एकदम तो वो क्या थी, वो एकदम चिल्ड थी। अब कुछ देर बाद देखा तुमने कि वो गर्म हो गई, क्यों? क्योंकि जो है अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, अंदर हीट ट्रांसफर हो गई। मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये कोई इडियाबैटिक सिस्टम नहीं है कि उसमें जो है हीट ट्रांसफर हो रही है एटलीस्ट, ये तो अंदर जा रही है बाहर जा रही है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम में हम देखेंगे ना तो मास ना ही एनर्जी बाहर जा रही है। और ऐसे सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुमने बोला आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, मतलब जो है ये किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। मतलब अब यहां पर किसी के साथ का मतलब है इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है। और इन्वायरमेंट का मतलब यहां पर ये है सिंक। सिंक का फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, तुम लोग फिजिक्स विद्वान हो जैसे तुमको पता ही है, ठीक है ना? तो ठीक है, तो होता क्या है कि सिंक का मतलब क्या होता है, मतलब जो हीट सोर्स, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर होगी। मेरी बात समझ गई? या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां से हीट आए, तो किसी सिस्टम के बाहर जितना भी है वो है सिंक है, उसको बोलेंगे हम सिंक। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ये फिजिक्स है। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा, ठीक है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट एनर्जी, ठीक है, ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम कहलाता है। पक्का? उसको नोट कर लो।
ठीक है, नोट कर लिया। हिंदी में लिखेंगे असंपीड़ित तंत्र वह तंत्र होता है, असंपीड़ित तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें ना तो हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, ऊष्मा ऊर्जा, जिसमें ना तो ऊष्मा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम उसी सिस्टम की बात करते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनेंगे, अब यहां पर क्या हुआ कि तुमने जो है एक एडियाबैटिक सिस्टम लिया, ठीक है, और तुम देखना यहां पर तुमने जो है एक पिस्टन ले लिया, इज इट क्लियर, तो पता चल रहा है, जैसे पिचकारी होती है ना, पिचकारी, ठीक है ना, तो यहाँ पर पानी भरते हैं, यहाँ से खींच जाता है, तो ऐसे करके जो है ये एक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस फिल हो रखी है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, जानते ना, बाकी चीज नहीं भरनी, ये गैस है, समझ आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर इस समय गैस का कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा इसको, तो मान लेते हैं उसका जो टेम्परेचर है तुम्हारा T1 है, और उस गैस ने कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रखा होगा, तो मान लेते हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको हम V1 मान लेते हैं। अब क्योंकि पिस्टन है ये, तो इस गैस पे कुछ दबाव भी पड़ रहा है, प्रेशर, तो हम जो है मान लेते हैं इसमें जो प्रेशर है वो P1 है। मेरी बात समझ में आ रही, तुम लोग फिजिक्स के विद्वान, मैं तुम तभी सोच रहा हूँ, तुम्हें पता होगा कि टेम्परेचर इस गैस का T1 है, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, तो दबाव तो लग ही रहा होगा। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने जो है इस पिस्टन को नीचे की ओर सरका दिया, तो अब हम देखेंगे यहां पर क्या हुआ कि ये जो था ऐसे में था, ठीक है, अब ये इस यहां पर आ गया नीचे, इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे यहां पर जो गैस थी, समझ आ गया, इज इट क्लियर, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे हम इसका जो टेम्परेचर है, अब सुनिए क्या होगा। अच्छा पहले चलो, ठीक है, पहले सिंपल सी बात है, इस गैस पर पड़ने वाला प्रेशर अब जो है पहले से बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, तो मान लेते हैं ये प्रेशर हो गया P2, समझ में आ गया, ठीक है। और हमको पता है यहां पर कि P1 जो है वो क्या है, P1 और P2 उसमें बड़ा कौन है, P2 बड़ा है, बिल्कुल सही। अब गैस का यहां पर वॉल्यूम कम होगा कि नहीं कम हो गया, ठीक है, तो ये था वॉल्यूम V2। तो अब मुझे बताओ V1 और V2 में क्या रहा, कौन बड़ा है, V1 बड़ा है, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ कि जैसे ही जो है गैस कंप्रेस हुई, अब क्योंकि ये सिस्टम एडियाबैटिक है, ध्यान देना, ये सिस्टम कैसा है, ये एडियाबैटिक है, तो इसमें ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना ही हीट ट्रांसफर हो रही है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो है, जब होगा क्या कि जैसे ही कंप्रेस हो रहा है, तो पहले तो गैस के पार्टिकल्स टकरा ही रहे थे आपस में, लेकिन अब क्या है कि गैस के पार्टिकल जब कंप्रेस हो जाएगा तो ज्यादा टकराएंगे। मतलब ये होगा कि जब तुम संकरी गली में चले गए तो जब कंधे उंधे लगेंगे तुम्हारे, मेरी बात में आ गई, ऐसे करके इसको ऐसे भी कर सकते हो बात में आ गई, खुली रोड रहेगी तो आराम से चलोगे तुम, तो कोलिजन कम होगा। तो हम देखेंगे कि जब गैस का वॉल्यूम कम कर दिया जाएगा
तो गैस के में जो कोलिजन है, टकराने, वो ज़्यादा टकराएगा। अब जब ज़्यादा टकराएगा तो यहाँ देखना, हम देखें जैसे टकराएगा तो वो जो एनर्जी थी, सुने, मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल पहले इधर उधर भाग रहे थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी। अब क्या होगा कि जगह कम हो गई, अब कम भाग रहे हैं, लेकिन क्या होगा, कोलिजन कम होगा, सॉरी कोलिजन ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो है गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई भाई? पहले अगर ऐसे मूव कर रहे थे दूर दूर तक तो क्या था, कोलिजन तभी भी हो रहा था, समझ आ गया, लेकिन कोलिजन कम था। लेकिन जब इतना भी ले आए हम तो क्या हुआ, अब कोलिजन ज्यादा हो रहा है और वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या रहा, थोड़ी देर तक मूव कर रहे हैं। अब एनर्जी हमको पता है कि कांस्टेंट रहती है, मेरे पास में आ गई। तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। जो गतिज ऊर्जा थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। मेरी बात में आ गई, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी और हम देखेंगे गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो उसका मतलब इसका मान लेते हैं टेम्परेचर, ओ सॉरी T2 हो गया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर जो है, ठीक है, T1 और T2 में से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है, ठीक है, देखें, हमने सिर्फ गैस को कंप्रेस किया और अपने आप गैस का टेम्परेचर बढ़ गया। ना तो हमने यहां नीचे आग लगा रखी है, ना ही हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, अपने आप ही हो गया वो प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है क्या था, एडियाबैटिक सिस्टम था, ना तो हीट ना ही मास ट्रांसफर हो रहा था। इज इट क्लियर? ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो तुम इसको पहले नोट कर लो, इसको बना लो। तुम्हें कुछ समझ आया? आया समझ में? तो मतलब इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और गैस का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, बनाओ बनाओ। किसने बनाई?
ठंड लग रही? ठीक है, नोट कर ली तुमने? दिखा हुआ फर्रे बना रही हो तुम? अच्छा, फर्रे बना रही हो, भी सही है। फर्रा तो फर्रा होता है छोटा कि बड़ा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, कि मतलब यहां पर हम एडियाबैटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर क्या हो, अच्छा चलो पहले इसको तुम नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, अब यहां देखें, हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया, चलो ठीक है। इसका मतलब हमने देखा, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, गैस का कंप्रेशन हुआ था। हाँ, तो जब कंप्रेशन हुआ था तो क्या हो गया था, टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये है, इसको हम अगर जो है ऐसे ऊपर करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गई? तो क्या होता, हम देखते हैं कि जब हमने प्रेशर को कम किया, जब हमने प्रेशर को कम किया मतलब उसको ऊपर खींच गया, ठीक है, ऊपर खींचेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ टेम्परेचर कम क्यों हुआ? क्योंकि पहले कोलिजन था। अब जब हमने जो है वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्योंकि हमने प्रेशर डिक्रीज किया है, ठीक है, तो क्या हो गया, अब गैस के मॉलिक्यूल जो है दूर दूर जा रहे हैं। अब दूर दूर जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो हीट एनर्जी है धीरे धीरे करके जो थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपनी काइनेटिक एनर्जी में। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रही, क्यों, दूर जा रहा है, और हुआ क्या कि एनर्जी, हीट एनर्जी घटती रही। तो हम देखेंगे गैस हो जाएगी ठंडी, समझ में आया? तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इफ अ गैस इज एक्सपैंडेड तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये है। अब सुने, अब क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस एडियाबैटिक थी, समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर हम देखेंगे कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या बोल देंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक इन द सेंस दैट हीट और मास कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन से यहां पर क्या देखा जाएगा, हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हम देखेंगे एडियाबैटिक, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एडियाबैटिक हीटिंग। क्या कहेंगे, एडियाबैटिक हीटिंग। तो समझ में आ रहा है? और अगर हमने देखा यहां पर क्या था, एक्सपैंड था, तो उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और हम देखेंगे क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हम बोलेंगे एडियाबैटिक कूलिंग। कह सकते नहीं कह सकते उसको, या तो मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। हमेशा ध्यान देना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग ही होगी और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होगी। इतना समझा रहा है? ठीक है, ये है। तो ये चीज तुमने याद रखनी, इसको नोट कर लो। मस्त मौसम हो गया, बरसात का मौसम अच्छा लगता है? सुपर अल्नीनो है? अल्नीनो में तो बारिश कम होती है। बारिश, हाँ, अल्नीनो जुलाई के आसपास देखा जाएगा, अभी नहीं। अभी तो ये तुम्हारा प्री मानसून शावर्स है। मानसून से पहले जो तुम्हारे जो है गर्मी हो रही है, मेरी बात समझ गई, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये, ठीक है।
ठीक है, नोट कर लिया। हो गया, सुने, अब हम अपने मुद्दे पे आए। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो है पहाड़ है, ठीक है, ये चीज है, या चलो एक मिनट, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये लैंड है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनिए, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब क्या होगा कि यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर सन की रेस पड़ रही है। अब क्या होगा कि जो है हवा और लैंड, ये मतलब सॉलिड, इन दोनों के कंपैरिजन में जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाएगा, और हवा जो है उतनी हीटअप नहीं हुई है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? उतना हीटअप नहीं हुई है वो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये चीज। अब क्या होता है कि यहां पर, ठीक है, तो लैंड ज्यादा गर्म हो गया। अब इस लैंड के ऊपर मान लेते हैं कि यहां पर ये हवा है, मतलब ऐसे मान लेते हैं ये हवा की लेयर है, ठीक है, ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर 1 2 3 इस तरह से है। अब क्या होगा, ये जो हवा होगी, ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में है तो ये ज्यादा गर्म होगी, इसके ऊपर वाली कम गर्म होगी, इसके ऊपर कम गर्म होगी, ठीक है। जैसे तुम देखते हो कि तवा गर्म है कि नहीं, तो तुम ऐसे सकते हो कि तुम तवे पे हाथ रख देते हो, समझ में आ गया? नहीं, उससे ऊपर रखते हो, हाँ गर्म है, ठीक है, ऊपर ऊपर करके, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये ज्यादा गर्म होगी। अब होगा क्या कि जब ये गर्म होगी तो ये क्या करेगी, ये एक्सपैंड करेगी। ये क्या करेगी? ये एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी तो वो हल्की हो जाएगी। देखो दो तरीके से देखते हैं हम, ठीक है। एक्सपैंड करेगी तो हल्की होगी, डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। अब ध्यान देना, अब क्योंकि इस लेयर पे इन दोनों लेयर का प्रेशर पड़ रहा था, तो हम देखेंगे जब ये ऊपर जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो और एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करेगी तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, और ऊपर उठेगी। तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रही है, ये एक्सपैंड करती जा रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर अगर आपकी हवा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड कर रही है, करेगी एक्सपैंड, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी पूरी अर्थ है, इसका जो सिस्टम है, हम देखेंगे कि ये हम एक एडियाबैटिक सिस्टम मानते हैं। कोई भी हीट और मास बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता। इज इट क्लियर? इस अर्थ में जितना है उतना यही रहता है, कहीं जाता नहीं है। मेरी बात समझ गई? ये मत सोचना कि यहां से जो है तुम्हारा पानी कहीं और चला जाता है, यही आएगा, घूम फिर के आएगा। और हीट जो है अगर सन से पड़ रही है तो पूरे 24 घंटे में जितनी हीट ली थी उतनी वापस कर देता है। समझ में आ गया? दिस नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ। मतलब अगर जो है अर्थ ने 100 रुपए उधार लिए थे तो 100 के 100 वापस कर देती है। मतलब विद इन 24 आवर जितना हीट गेन की थी उतना हीट लूज कर देगा वो। तो हम देखेंगे कि अर्थ का जो नेट हीट बजट है वो 0 होता है। कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ गेन किया? नहीं गेन किया। समझा? कुछ लूज किया? कुछ लूज नहीं किया। तो उसका मतलब एनर्जी देखा जाए तो जितना था उतना ही अर्थ में रहा, ना ही हीट ट्रांसफर हुई ना ही मास ट्रांसफर हुआ। मेरी बात को समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम देखेंगे जब ये ऊपर जाएगी, एक्सपैंड करेगी, और हमको पता है कि अगर, ठीक है, अगर जो है गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो हम देखेंगे ऊपर जाएगी तो वो एडियाबैटिकली कूल हो जाएगी, एडियाबैटिकली वो हो जाएगी, कूल हो जाएगी।
इसका मतलब ऊपर की हवा जैसे करते 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 ठंडी होती चली जाएगी। समझ में आ गया? अब हुआ क्या कि जब ये हवा ऊपर उठी तो इसके जो थी, समझ में आ गया, तो वो क्या हो गई, उसके कंपैरिजन में भारी हो गई थी, वो नीचे बैठ गई। अब वो नीचे बैठी, अब फिर क्या हुआ, वो भी गर्म हुई, नीचे बैठ गर्म हुई, और ऐसे करते करते वो भी ऊपर चली गई। तो हो क्या रहा है कि ऊपर वाली हवा नीचे बैठ रही है और नीचे वाली हवा ऊपर जा रही है। अब ध्यान देना, जो हवा नीचे बैठ रही है तो उसमें जो है प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। मेरी बात समझ में गई? जब वॉल्यूम कम होगा तो इट इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगी। तो उसका मतलब जो हवा नीचे आएगी वो एडियाबैटिकली हीटअप हो जाएगी, तो नीचे की हवा गर्म, और जब यहां से ऊपर जाएंगे तो हवा ठंडी हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो है हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर पूरी जगह गर्म होगी, लेकिन क्या होगा, ये हवा ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी, एडियाबैटिकली कूल हो जाएगी। हम देखेंगे ऊपर क्या होगी, ठंडी हवा होगी, तो ये जो है ठंडी हवा इस तरह से चलेगी, चलेगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना? तो हम देखेंगे जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों की तरफ, अब यहाँ पर देखना, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैं बताया तुम्हें सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, नीचे रहूंगा, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर जब हवा ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी, ठंडी होगी, और वही हवा तुम्हारी, चाहे तुम्हारा देखो देखा जाए तो पहाड़ों में भी लैंड है तो वो भी गर्म हो रहा होगा, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वहां पर ठंडी हवा फ्लो करती है। तुम कभी जाना मसूरी में, वो लाइब्रेरी के पास गए हो तुम, ठीक है, वहां तुम देखोगे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती, तो तब जाकर के हमें अच्छा लगता है वहां पर। अगर वो हवा ना चले तो फिर तो बुरा है, फिर तो वो। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है। तो हम देखेंगे ऊपर हवा ठंडी चल रही है, और क्योंकि हवा जो नीचे आ रही है, नीचे बैठ रही है, और ध्यान देना जितने नीचे बैठती रहेगी उतनी वो गर्म होती रहेगी। समझ में आ गया? तो तभी जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं हमें ठंडे ठंडक का एहसास होता है। इज इट क्लियर? तो इसके पीछे क्या रीजन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। टेम्परेचर इन्वर्जन अलग चीज होती है, समझ आगे वो हम देखेंगे इसको। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ जब ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा, समझ आ गया, ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और जब हम ऑल्टीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? सुने, अभी हमने पहला देखा था कि इक्वेटर के पास जो ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन अगर इक्वेटर के पास माउंटेन है तो उस पहाड़ में भी ठंडा होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन जो है लैटिट्यूड ही हो, ऑल्टीट्यूड भी है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर लैटिट्यूड तो बहुत ही कम फैक्टर डालता है, लेकिन आगे आप देखेंगे ज्यादा फैक्टर आएंगे। समझ में आ गया? सिंपल। अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि देहरादून का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, अब ऑब्वियस सी बात है बगल में मसूरी है, ठीक है ना। अब अगर मसूरी को तुम सिलवे पे लेके आते तो तब यहाँ क्या होता, गर्म होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म रहता है, क्योंकि हिमालय है, इस हिमालय के अगल बगल थोड़ा ठंडा रहेगा। लेकिन तुम जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना, सहारनपुर की तरफ जाना हल्का सा, अब तुम देखना क्या सड़ी गर्मी है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो ये चीज़ है, तो ये माउंटेन का इफेक्ट होता है, वो हम देखेंगे बाद में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीज, तो तुमको समझ आ गया कि ऑल्टीट्यूड लिखेंगे, इफ altitude of a place increases, if altitude of a place increases, then its temperature decreases, then its temperature decreases, and vice versa, and vice versa लिखेंगे। अगर किसी स्थान की ऊंचाई बढ़ती है तो उसका तापमान घटता है, तो उसका तापमान घटता है। इसी प्रकार
उसी प्रकार अगर ऊंचाई घटती है तो तापमान बढ़ता है। और अगर तुम्हारे लिखने को आगे ऐसा क्यों हो रहा है तो तुम क्या लिखोगे, तुम वही लिखोगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, ये सिंपल चीज है। तो हमेशा ध्यान देना, गैस कंप्रेस होती है तो गर्मी होती, वो गर्म हो जाती है, और एक्सपैंड होगी तो ठंडी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज। तो लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ गैस के साथ है। हाँ, तुम ये फिनोमेना लिक्विड और सॉलिड के साथ नहीं करोगे कि हम लिक्विड को दबाएंगे तो गर्म होगा, नहीं, क्योंकि ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ गैस का फिनोमेना है। दीज आर द गैस लॉज, ये गैस के लॉज हैं। लिक्विड के लॉज अलग होंगे, सॉलिड के लॉज अलग होंगे। मेरी बात समझ गई? कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें लिखेंगे इट शुड बी नोटेड दैट adiabatic compression and expansion occurs only in gases, ठीक है, ओनली इन गैसेज, सिर्फ गैसेज में ही वो लागू होंगे, ना ही वो कहाँ होंगे, सॉलिड में होंगे, ना ही लिक्विड में होंगे, क्योंकि लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अब एसी में क्या होता है, अब मुझे बताओ, इसी का ही देखो, ये तो साइंस हो गई। अब साइंस है भाई, ऐसे करके होगा। अब इंजीनियर क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी है। इंजीनियर्स का काम क्या होता है, उस साइंस को तो बोल दिया, समझ में आ गया, अब वो उसको अप्लाई करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है एसी में, हमारी जो एक गैस होती है इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन, ठीक है, पहले सीएफसी होती थी बट थोड़ा सा वो ओजोन को डिप्लीट करती है तो फ्रियॉन यूज होती है। तो फ्रियॉन बेसिकली क्या होता है कि इसमें नहीं बोलते गैस खत्म हो गई भाई, अभी कुछ दिनों पहले गर्म हवा दे रहा था वो, समझ में आ गया, ठीक, गर्मा गर्म हवा आ रही थी तुम्हारे लिए, ठीक है ना, अब तो गैस खत्म हो गई तो उसमें फ्रियॉन भरी जाती है। अब क्या होगा कि ध्यान देना कि फ्रियॉन जो है सर्कुलेट कराई जाएगी, सर्कुलेट, उसका सर्कुलेशन होता है। अब क्या होता है कि यहां पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, ये फ्रियॉन गैस है आपकी, ठीक है, दिस इज फ्रियॉन, ठीक है, ये अब क्या होगा कि ये फ्रियॉन जो है ऐसे में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, नोजल पतला है, तो अब ध्यान देना यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। अच्छा ध्यान देना, गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगी, हीट होगी, हीट होगी, ठीक है। अब सुनिए, अब वो हीट होगी तो क्या होगा यहां पर, तो हम देखेंगे गैस हीट अप हो गई, ठीक है, और जैसे ही वो हीट अप हो गई तो हम देखेंगे उसके बाद, अब देखो क्या हो रहा है, उसके बाद उस गैस को जो है अचानक छोड़ा जाता है, छोड़ा जा रहा है अचानक से। तो हम देखेंगे कि पहले क्या हो गया था, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और अब अचानक से एक्सपेंशन। तो अब क्या होगा, गैस एकदम क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। अब वो जो हीट एनर्जी थी, अब वो जो हीट एनर्जी थी वो क्या होगी, वो जो है एकदम कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और एकदम से जो गैस एक्सपैंड हुई, ठीक है। एक्सपैंड होने के साथ क्या होगा कि गैस जो है अच्छी खासी ठंडी हो गई, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन चला गया। मेरी बात में आ गई, ठीक है ना, डाउन चला गया। अब क्या होगा कि ये जो है इस, देखो बाहर का, अब सब ये मैं बता रहा हूं एसी के अंदर का, एसी के अंदर जो है वो तो क्या, इस पाइप के अंदर टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, लेकिन बाहर का मतलब सपोज ये हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा हो गया 16 डिग्री सेल्सियस और बाहर है तुम्हारा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बाहर से हीट एनर्जी ले लेगा और ये गैस धीरे धीरे करके गर्म होती चली जाएगी। मेरी बात समझ आ गई, इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, जब उसने हीट एनर्जी ले ली तो बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना, ये चीज है। और क्या होता है कि
यहाँ पर हम देखेंगे बीच में जब ये बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटअप हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या कि ये हीट एनर्जी बाहर फ्लो करती है, और ये बाहर फ्लो करती है तो तुम देखते होंगे कि छत में तुम्हारे पंखा लगा रहता है, घूमता रहता है, वो क्या करेगा, इससे हीट एनर्जी निकली तो वो गर्म हवा को बाहर फेंकता रहेगा। मेरी बात समझ में, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो यहां पर वो ऐसा हुआ, समझ में आ गया, एक्सेसिव हीट हुई उसको बाहर फेंक दिया। अब बाहर का जितना टेम्परेचर उससे ज्यादा जो है गर्म हवा फेंके, लेकिन फिर जैसे ही जो इस तरह से क्या हुआ, एकदम से एक्सपैंड हुआ, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। अब किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, वो तुम्हारा जो है हवा लेगा। मेरी बात समझ गई, हवा लेता है वो। अब हवा लेता है कैसे, तुम देखो यहाँ पर एक जाली जैसी होती है, फिर बाद में उसकी सफाई भी होती है, धूल बैठ जाती है, तो क्या होता है यहां से वो जो लेता है, ठीक है, तो वो लेगा और उसके बाद जो है क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, अब फिर उसको क्या करेगा, वो बाहर फेंकेगा। ये बाहर फेंक रहा है इस तरह से, लिया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, एक्सचेंज हुआ और उसके बाद ठंडी हवा को बाहर फेंका, तो ये फ्लो बन रखा है। और यहां पर हम देखेंगे कि इस गैस को फ्लो करवाने के लिए जो है एक होता है थ्रॉटलिंग वॉल्व, ठीक है, ऐसे करके वॉल्व होता है, ऐसे कट 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 करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग वॉल्व, मतलब वो गैस को फ्लो करवा रहा है। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? यही सिस्टम तुम्हारा, ध्यान देना, किसमें होगा, ये तुम्हारा एसी में होगा और ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में होता है। मेरी बात को समझ आ रही है, रेफ्रिजरेटर और ये, हाँ कुछ क्वेश्चन आ रही हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ठंडा क्यों हो जाता है, वहां भी वही गैस सर्कुलेट कर रही है। इज इट क्लियर, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इतनी ठंड लग रही है तुम्हें, तो तुम पीछे जाके बैठो एकदम, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आया, ठीक है। ये चीज तुमने देखा होगा, इसके यहाँ पर एक होता है कंप्रेसर, होता है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर जो है वो भी क्या करता है, वो कंप्रेस करने, वो गैस को वो भी कंप्रेस करेगा, मतलब कंप्रेशन से क्या होगा कि वो हीट, सॉरी, जो गैस जो है फ्लो करेगी इस तरह से, ऐसे कंप्रेस करेगा तो वो आगे बढ़ती है, पूरा इसका एक मैकेनिज्म होता है, समझ में आ गया। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्या होता है, इसमें भी एडियाबैटिक कूलिंग और हीटिंग देखी जाती है। कूलिंग तो यहाँ आ रही है और हीटिंग कहाँ जा रही है, पंखा वो बाहर, तो तुम देखना कि पंखे के बगल में खड़े हो तुम, कितनी गर्म हवा है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, समझ में आ गया, हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर, ठीक है, ये चीज है। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर तुम्हारा है कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपता, ठीक है, नेक्स्ट होगा कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपता, ठीक है। अब सुने, अब मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और ये तुम्हारी जो है नाव है, ठीक, ये कोस्ट है, ठीक है, दिस इज कोस्ट, ठीक है। अब यहां देखें, ये हो गया हमारा कोस्ट, और ये तुम्हारी हो गई हवा, मतलब ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये क्या लेयर हो गई, ध्यान देना, ये लेयर है ट्रोपोस्फियर की, क्योंकि सारा फिनोमेना ये देखा जाएगा। सो दिस इज योर ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब सुने, अब जो है दिन हो गई, सपोज दिन हो रखी है, ठीक है, दिन है, तो हम देखेंगे कि जो है सन की रेज जो है आ रही नहीं आ रही है, अर्थ में आ रही है, इस तरह से आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ठीक। अब हम देखेंगे पानी के कंपैरिजन में लैंड जो है एकदम गर्म हो जाएगा, पानी के कंपैरिजन में लैंड एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है।
अब देखें, तो पानी के कंपैरिजन में लैंड जो है एकदम गर्म हो जाएगा, और उसके जो ऊपर की हवा है, समझ आ गया, वो क्या होगा, वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी नहीं उठेगी? ऊपर उठेगी। क्यों उठेगी ऊपर? है, हाँ, मतलब गर्म होगी, गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी ऊपर जाएगी। इसका मतलब ध्यान देना, जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, अब जब ऊपर जाएगी तो मुझे बताओ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। और तुमको पता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होगा तो हवा गर्म होगी कि ठंडी होगी? ठंडी होगी। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगी, हवा एडियाबैटिक कूलिंग हो जाएगी, कूलिंग प्रोसेस हो जाएगी, मतलब हवा जो ऊपर उठ रही है वो ठंडी हो रही है, ठीक है। अब सुनिए, होगा क्या कि जब हवा ऊपर उठेगी तो यहां पर एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू यहां की हवा के। भाई देखो, हवा तो यहां भी ऊपर जा रही है, गर्म हो रही है, यहां भी जा रही है, लेकिन यहां पर ज्यादा गर्म है क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म हो गई। तो हम देखेंगे इन दोनों के इसी लेयर के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हवा ऊपर जा रही है, और यहां का प्रेशर जो है इसके कंपैरिजन में कम है। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात? और इस यहां का प्रेशर जो है हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपेयर कर रहे हैं हम, समझ आ गया? इज क्लियर? तो यहां पर प्रेशर प्रेशर क्या है, कम है, यहां पर ज्यादा है। लेसर हायर, ईआर, कंपैरेटिव डिग्री, समझ आ गया इंग्लिश? ठीक है, इज क्लियर? अब तुम लोग इंग्लिश के विद्वान, तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोअर प्रेशर हो जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे करते हवा ऊपर जाएगी। अब जब हवा ऊपर जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एटमॉस्फेयर को फाड़ के किसी दूसरे ग्रह पर चली जाएगी, वो रहना तो यही है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना? ये तो अब क्या होगा कि ऐसे करते करते वो जाएगी और ट्रोपोस्फेयर पे जाकर के जो है वो धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाएगी, क्योंकि नीचे से हवा आ रही है इकट्ठी, तो ऊपर क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। समझ आ रहा है? इकट्ठी होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि हवा अब इकट्ठी हो रही है तो हवा का दबाव क्या है उस रीजन में ज्यादा है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब सुनिए, अब क्या होगा कि क्योंकि यहां हवा बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, इसके कंपैरिजन में यहां पर जो है, ठीक है, लो प्रेशर होगा। कंपैरिजन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इज इट क्लियर? पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? मैंने क्या बोला, दिन के वक्त जो है लैंड जल्दी हीटअप हो जाएगा, जल्दी हीटअप होकर के हवा जो ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, हवा ऊपर की ओर उठेगी तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से कूलिंग हो जाएगी। अब जब लेकिन हवा ऊपर उठेगी यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा और ऊपर की ओर जाकर के हवा इकट्ठी होने लग रही, तो जब वो इकट्ठी होगी तो क्या होगा, इट विल क्रिएट हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में यहां पर अभी भी लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां पर तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, पाइलिंग अप हो रही है। तो हम देखेंगे कि हवा ऊपर जाकर के इकट्ठी हो रही है, यहां पर हाई प्रेशर है, और क्योंकि ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है तो हवा ठंडी भी हो रही है, ठंडी हो रही है हवा, ठीक है। क्यों? ऊपर जाएगी तो हवा ठंडी होगी, बट ठंडी हवा भारी होगी। ठंडी हवा क्या होगी, भारी भी तो होती है, गर्म हवा हल्की होगी। अब क्या होगा, ठंडी हवा भारी होगी, और हम देखेंगे ये भारी हवा क्या है, ये यहां से इस, क्योंकि हाई से लो प्रेशर हवा फ्लो करती है, तो ठंडी हवा जो है धीरे धीरे करते करते हाई से लो प्रेशर की ओर आ रही है, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि भारी है तो नीचे बैठेगी, इट विल सिंक, और यहां पर जो प्रेशर था उसको और इंक्रीज कर देगी। मेरी बात को समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे क्योंकि ये हवा जो है नीचे आ रही है, तो जब हवा नीचे बैठेगी तो इट इज एडियाबैटिकली हीटेड अप, हीटेड अप। लेकिन ध्यान देना, ये ऊपर गई थी तो इसका टेम्परेचर डाउन होते 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 जो है तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, तुम्हारा मान लेते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस,
तो बहुत ठंडा है। अब 2 डिग्री सेल्सियस से जो है गर्म होते होते होते, अच्छा यहाँ पर करते 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 ये हो गई तुम्हारी जो इस तरफ जो है ये हो गई 24 डिग्री सेल्सियस पे। बट दिन के वक्त यहाँ पर जो है तुम्हारा मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, गर्म है, क्योंकि कोस्ट है, समुद्र पे है, तो ऑब्वियसली बात है गर्म तो हो गई, क्योंकि पहाड़ों में जाते तो ठंडा होता, नीचे आ रहे हैं तो गर्म होगा। तो यहाँ पर तो 35 डिग्री। अब क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में ये हवा ठंडी नहीं है, 24 डिग्री, ये देखो है कि नहीं है, तुमने कर रखा है ठंडी है। तो हम देखेंगे ये जो ठंडी हवा जो है हाई से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी, और यहां पर जो लोग बीच पे लेटे हुए हैं, समझ में आ गया, उनको ठंडी हवा आएगी, ठंडी ठंडी पूर्वइया आ जाएगी उनको। इज इट क्लियर? बट सुने, बट धीरे धीरे करके जो है वो भी गर्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब लैंड आ गया, तो धीरे धीरे करके जो है वो गर्म होगी, और करते करते वो भी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम देखेंगे दिन के वक्त टेम्परेचर जाना चाहिए था कोस्टल रीजन में 35, 36, 40 के आसपास, लेकिन क्योंकि जो है हवा समुद्र की ओर से चल रही है, ठंडी हवा है, तो टेम्परेचर यहाँ पर 35 नहीं होगा, 34 के आसपास हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ? तो दिन के वक्त उतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ। अब क्योंकि ये हवा चल रही है समुद्र की ओर से, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोल देंगे? सी ब्रीज। समुद्र से चल रही है हवा, सी ब्रीज। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे दिन के वक्त जो है कोस्टल रीजन को ज्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं है क्योंकि सी ब्रीज चल रही है। तभी मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था कि कोस्टल रीजन में ड्यूरनल रेंज कम जाती है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो दिन के वक्त जो है कायदे से और जगह होगी, तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टेम्परेचर तुम्हारा जाता, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, और रात में जो है तुम्हारा जो मिनिमम टेम्परेचर जाता वो तुम्हारा जाता मान लेते हैं 21 डिग्री सेल्सियस। बट क्या होगा, दिन के वक्त जो है इतना नहीं जाएगा, तुम्हारा फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो अब तुम देखोगे जो रेंज होगी वो कम होगी। इंटीरियर ऑफ द लैंड में अगर मतलब जो है यही कंडीशन रही तुम्हारी, ठीक है, हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द लैंड में क्या होगा, दिन ज्यादा गर्म होंगे, रात ज्यादा ठंडी होगी। या हम देखेंगे इन दोनों के बीच में जो रेंज है, डिफरेंस है, वो ज्यादा होगा कोस्टल रीजन में। ठीक है, क्या होगा, ये रेंज थोड़ी कम होगी, दिन के वक्त ज्यादा टेम्परेचर नहीं देखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। इज इट क्लियर? अच्छा अब सुनिए भाई, ये तो हवा ऐसे सर्कुलेट कर रही है ना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे करके जो है यहां हम समुद्र से दूर आते रहेंगे तो ये इन्फ्लुएंस कम होता रहेगा। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ द लैंड में क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखा जाएगा। इज इट क्लियर? और इसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या बोलते हैं? महाद्वीपता। मतलब कि अगर हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाएंगे अवे फ्रॉम द ओशन, तो क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर देखे जाएंगे, दिन के वक्त ज्यादा गर्म होगा, रात के वक्त ज्यादा ठंडा होगा। समझ आ गया? क्योंकि सी ब्रीज जो होगी तुम्हारी वो तुम्हारा सिर्फ कोस्ट पे रहेगी, 1-2 किलोमीटर के आसपास वो देखा जाएगा। तो हम देखते हैं जैसे मुंबई में जो है अच्छा मौसम रहता है, मेरी बात समझ, आजकल की वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है क्योंकि क्या है, सी ब्रीज आती है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो सो व्हाट इज कॉन्टिनेंटैलिटी? इफ ही मूव्स टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, then the diurnal range increases, or we can say the temperature contrast is noticed, so that days will be hotter and the nights will be colder। समझ आ गया? एज कंपेयर टू कहां पर, कोस्टल रीजन के हिसाब से। समझ आ गया शानी? उसको नोट कर लो।
तो क्या तुम सी ब्रीज लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो ना? बस तुम लोग वैसे होशियार लोग हो। तो एग्जाम में अगर मेंस में आएगा तो डायग्राम बना दे रहा है, ठीक है, और लेबलिंग कर देनी है उसकी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर नीचे हवा आ रही है तो क्या होगा, इसको क्या लिखोगे तुम? एडियाबैटिक हीटिंग, हीटिंग लिखोगे इधर, तो लिख दो एडियाबैटिक हीटिंग लिख दो उस पर, और उसमें क्या होगा, या एडियाबैटिक, नहीं नहीं इधर इधर कंप्रेशन, हाँ बिल्कुल सही। कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्रेशन को संपीड़न, संपीड़न, दबाना ना, लिख दो फिर। हम भी तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? ठीक है। अच्छा ये तो था दिन के वक्त, ठीक है, ये दिन के वक्त था, सूरज बना लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे रात के वक्त। लिखें, ठीक है। अब यहाँ देखें, समझा? अब हम देखेंगे रात के वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। चांद निकल गया, ठीक है, चांद है, ठीक, चांद है मतलब क्या, तो वैसे या फिर फुल मून है, चौधरी का चांद है, जो जैसा भी है, ठीक है। अब सुने, रात के वक्त हम देखेंगे कि जिस हिसाब से दिन में लैंड एकदम गर्म हो गया था, जैसी रात होगी तो एकदम ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये समझ में आ गया। और हम देखेंगे क्या होगा कि यहां पर लैंड कूल होगी, और जैसी कूल होगी तो हवा जो है बैठेगी, समझ में आ गया, हवा क्या होगी, बैठेगी। इज इट क्लियर? अब सुनो, हवा जब बैठेगी, अच्छा यहां पर ठंडा हो गया, यहां पर जब बैठेगी तो हम देखेंगे यहां पर हो गया हाई प्रेशर, यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा ठंडी हवा है तो नीचे बैठ रही है, अब हालांकि तुम देखोगे जब नीचे बैठेगी तो कंप्रेशन हो जाएगा, हीटिंग होगी, लेकिन क्या होगा कि उतनी ज्यादा हीटअप नहीं होगा, मेरी बात समझ में, मतलब हवा ठंडी रहेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये है। जब यहां हाई प्रेशर हो गया यहां पर, क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है, लो प्रेशर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है।
अच्छा ये मत सोचना कि तुम क्योंकि जो है हवा यहाँ पर लो से हाई जा रही है, मेरी बात समझ गई, कि तुम बोलोगे सर हवा तो जो है हाई से लो जाती है, लेकिन यहाँ बना रहे हैं लो से हाई, कि सर आपने जो है यहाँ पर भी ऐसी बनाया था, लो से हाई, लो से हाई, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने हाई से लो बनाना चाहिए था ना, हवा तो हाई से लो फ्लो करती नहीं करती है, तो फिर मैंने यहाँ क्या बना रखा बताओ फिर? तुमने ये पूछा मुझसे कि सर ऐसा कैसे हो गया? ये टेम्परेचर कंपैरेटिवली गलत। क्यों यहाँ हवा लो से हाई जा रही है? ये तो उल्टा ही होगी फिजिक्स तो पूरी। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया है। ईशानी ईशानी पहले हंसी आ रही थी ईशानी को। ऐसा क्या किया मैंने कि वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी मैंने? इससे क्या होगा? सुने, यहां पर हवा लो से हाई नहीं जा रही है, क्योंकि हवा ऊपर जा रही है, इसके कारण लो प्रेशर हो रहा है। मेरी बात समझ गई? हवा तो हाई से लो ही फ्लो करेगी। अब तुम बोलोगे सर वहां तो आपने ठीक बनाया, ऊपर हाई से लो बना दिया, यहां भी आपने सही बना दिया, हाई से लो बना दिया, लेकिन यहां कैसे? क्योंकि हवा ऊपर उठ गई, क्योंकि तुम्हारा फोन आया और तुम यहां क्लास से बाहर गई, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक सीट खाली हो गई। मेरी बात समझ गई? इज इट क्लियर? तो ये चीज तो हम देखेंगे, क्योंकि हवा ऊपर उठी तो लो प्रेशर हुआ, और जिसकी वजह से ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ठंडी हवा नीचे बैठेगी, जब हवा नीचे आई उसके कारण लो प्रेशर क्रिएट हो गया ऊपर, और जब हवा नीचे बैठेगी तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। इसके कंपैरिजन में अभी जो है समुद्र के ऊपर अभी भी यहां पर जो है पानी अभी उतना ठंडा नहीं हुआ, पानी का जो है टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदलता है, ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। समझना है? सुने, अब यहां देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पर हाई प्रेशर हो गया है और इसके कंपैरिजन में कहीं लो प्रेशर है यहां पर। अच्छा, लो प्रेशर में क्या हो रहा है? इसका मतलब अभी भी पानी गर्म है, तो हल्की सी हवा क्या जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है? मतलब जमीन तो ठंडी हो गई, लेकिन अभी पानी अभी भी गर्म है, हल्का हल्का। ठीक है, तो क्या होगा, पानी मतलब जो है हवा ऊपर उठेगी। हवा के ऊपर उठने की वजह से जो हम देखेंगे यहाँ लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब हवा ऊपर जाएगी तो वो एडियाबैटिकली क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो गई, एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी वो, और एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा? कूलिंग हो रही है, कूलिंग होगी। ठीक है, अब सुने, अब क्योंकि जब हवा ऊपर उठेगी ठंडी होगी, ठंडी हवा भारी है, ठंडी हवा भारी है, तो क्या होगा यहां पर से जो है, अच्छा ऊपर से वहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रखा है, तो ये ठंडी हवा ऐसे में नीचे बैठेगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? नीचे बैठेगी और ये ध्यान देना, इस तरह से ये हवा को और दबाएगी, जिसकी वजह से और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब क्या होगा, यहां पर जो हवा आई, समझ आ गया, ये ठंडी हवा जो है, ठीक है, तो अब तुम्हारा ये कोस्ट से जो है तुम्हारी समुद्र की ओर फ्लो कर देगी। देखें, नीचे आकर के तो एडियाबैटिक हीटिंग तो हो ही रही होगी उसकी, लेकिन ऊपर क्या है कि ऊपर बहुत ठंडा हो गया, तो हीट होते 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 हम देखेंगे कि टेम्परेचर तुम्हारा जो है फिर तुम्हारा जो है 20-22 डिग्री सेल्सियस के 20 से जो है तुम्हारा 22 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। तो कायदे से रात को ठंडा तो बहुत हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो ठंडी हवा है वो कहां निकल गई? यहां पर की हवा निकल गई कहां? समुद्र की ओर निकल गई। और ये जब आगे निकली तो हम देखेंगे यहां से क्या आ रही है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस की हवा आ रही है। अब हम देखेंगे यहां पर रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कायदे से टेम्परेचर बहुत गिरना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां की ठंडी हवा समुद्र में निकल गई।
इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे क्योंकि ये हवा जमीन से आ रही है तो इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज। इज इट क्लियर? समझा है? अब देखें क्या हो रहा है कि दिन के वक्त जो है हम देखेंगे इस कोस्ट का जो टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस था, और रात के वक्त जो है इसका जो टेम्परेचर था वो तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हम अगर ड्यूनल रेंज निकालेंगे तो सिर्फ 4 डिग्री की रेंज आएगी। तो मतलब दिन उतने ज्यादा गर्म नहीं होंगे, ना ही रातें उतनी ज्यादा ठंडी होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोस्टल टेम्परेचर जो है मतलब ड्यूरनल रेंज मिनिमम आएगा। समझा रहे हैं? अब यही चीज हम आगे अगर बढ़ते रहेंगे तो कोस्ट से दूर जाते रहेंगे तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर रात के वक्त कम होगा और दिन के वक्त ज्यादा होगा, तो ड्यूरनल रेंज ज्यादा होगी। तो कॉन्टिनेंटैलिटी में क्या होगा कि जो है समुद्र से जितना ज्यादा दूर होगा तो दिन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, रात का टेम्परेचर बहुत कम होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। इसको नोट कर लो। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अरे सुनिए, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना जो कोस्टल रीजन होते हैं या जो मैरीटाइम रीजन्स होते हैं, समझ में आ गया, वो इक्वेबल क्लाइमेट रहता है उनका। इक्वल मतलब ना तो गर्मियां ज्यादा हैं ना ही सर्दियां ज्यादा होंगी, और इसको हम बोलते हैं मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे? मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, समुद्री प्रभाव। ठीक है, हो गया? ठीक है, अच्छा देखो सुनो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लैंड है, कंट्री है, ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ पानी पानी है, और वहीं पर जो है एक लैंड है और उसके भी चारों तरफ पानी पानी है। ठीक है, तो लैंड 1 और लैंड 2, किसमें कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा होगी? किसमें कॉन्टिनेंटल, 1 या 2 में? कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है? व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी? कि जितना हम जो है लैंड के अंदर जाएंगे, समझ में आ गया, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? 1 की ज्यादा होगी। समझ में आ गया? अच्छा, जितने भी तुम्हारे कोस्टल रीजन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे कोस्टल रीजन है, ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन में यहाँ पर तो ठीक है, सही रहेगा, है ना, लेकिन जैसे करके हम अंदर की ओर बढ़ते रहेंगे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? गर्मियां खतरनाक और सर्दियां भी खतरनाक। यहां पर क्या होगा
तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ये इतना इतना रीजन है, यहाँ हम देखेंगे पूरा पूरा रीजन कैसा होगा, एक जैसा रहेगा इसका क्लाइमेट। समझ में आ गया? मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ मतलब ही नहीं है, एक जैसा मौसम रहेगा, सुहावना मौसम रहेगा। तो जितना छोटी कंट्री होती है उतना ज़्यादा जो है उसका इक्वेबल क्लाइमेट रहता है। समझा? इक्वल मतलब एक जैसा। और जितनी बड़ी कंट्री होती है उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेट होता है, सड़ी गर्मी सड़ी ठंड। और अगर हम देखेंगे कि एक दिन की बात करें, ड्यूरनल की बात करें, तो दिन में इंटीरियर में दिन ज़्यादा गर्म होगा, लैंड ज़्यादा, और रात को ज़्यादा ठंडा होगा। जैसे तुम देखोगे, अगर मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कोस्टल रीजन है वो तो ठीक है, जैसे कि डार्विन, पर्थ, एडिलेड, कैनबरा, जितना भी हो गया, ये सिडनी। लेकिन जब तुम इंटीरियर की ओर आओगे तो फिर क्या है, खतरनाक गर्मी है, क्योंकि एक तो वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, जैसे हम देखेंगे इंडिया से मध्य प्रदेश, गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पर कॉन्टिनेंटल ज़्यादा है, तो क्या होगा, दिन के वक्त ऐसा टेम्परेचर चला जाता है 40, 42, 45 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लेकिन कोस्टल रीजन में सही रहता है। इसीलिए तो जो है ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम जो है शहर कोस्ट पे है। मेरी बात समझ गई? जी ठीक है, इज इट क्लियर? तो अच्छा मौसम रहता है। अंदर तो खतरनाक है, डेजर्ट है कि नहीं अंदर, डेजर्ट है, तो ये चीज़ है। और जितना छोटा कंट्री होगा, पानी से घिरा होगा, उतना उसका मौसम सही रहेगा, ठीक है। जैसे हम देखेंगे श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या है, गर्मियाँ सर्दियाँ उतनी पड़ती नहीं है, वहाँ हम देखते हैं जैसा क्लाइमेट है, गर्मी उतनी खतरनाक नहीं पड़ेगी, सर्दी तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो समुद्र है। तो समझ आया? अब अगर मैंने तुम बताया था कि पहले जो है एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, था कि नहीं था, कितना बड़ा, सारे कॉन्टिनेंट को मिला दो, तो अब मुझे बताओ कि जो इंटीरियर वाले रीजन होंगे वो कितनी सड़ी गर्मी पड़ती होगी वहां पर, और ठंड कितनी पड़ती होगी, क्योंकि वहां वो तो सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही थे, पैंजिया था। तो इसका मतलब उस समय जो हो रहा होगा, कितने एक्सट्रीम क्लाइमेट रहा होगा, अंदर की ओर जो रही होंगे, और मतलब गर्मी पड़ती होगी तो बहुत ज्यादा पड़ती रही होगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इतनी गर्मी में जो है अलग तरह की वेजिटेशन, अलग तरह के जानवर रहे होंगे, फ्लोरा फाना अलग रहा होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और ठंड पड़ रही है तो फिर अलग ही होती होगी, ठंड अलग ही लेवल की जाती होगी, बिल्कुल, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तो गोंडवाना नंगारा लाइन, तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल डिक्रीज हो जाएगी, फिर अब उतना एक्सट्रीम नहीं होगा। और जो एक्सट्रीम में जो सर्वाइव कर रहे थे जानवर, प्लांट्स, वो मर जाएंगे, क्योंकि हर एक जो है ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से सर्वाइव करता है, वो मर जाएंगे। अब यहाँ पर चेंज होगा टेम्परेचर, क्लाइमेट बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर तिथिस सी आ गया था, अब उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, फिर होगा। फिर अगर ये टूटेगा तो देखेंगे फिर कॉन्टिनेंटलिटी फिर कम हो जाएगी। मेरी बात समझ गई? फिर क्या होगा, जानवर मरेंगे, प्लांट्स मरेंगे, और ये तुम्हारा जो है गोंडवाना तो बहुत ही समय टूट गया। मेरी बात को समझ में आ गई? अब इंडिया का ही केस ले लें, पहले इंडिया जो है अफ्रीका के सदर्न टिप पे लगा हुआ था। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उस समय क्लाइमेट बहुत अलग था। समझ आ गया? और धीरे धीरे करके हम जो है कहाँ शिफ्ट होते रहे, इक्वेटर की ओर आते रहे। इसका मतलब इंडिया जो है धीरे धीरे इंडिया में गर्मी बढ़ती रही, बढ़ेगी, और फिर हम इंडिया पहुंच गए इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ की क्लाइमेट अलग होगी। समझ आ गया? इसलिए फ्लोरा एंड फौना अलग होंगे। फिर वहाँ से फिर आगे वो बढ़ा टुवर्ड्स द नॉर्थ, और अब प्रेजेंटली जो है कहाँ पर है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो चेंजेस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए फ्लोरा फौना चेंज होंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटलिटी। और हमेशा ध्यान देना, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो है कहाँ देखा जाएगा, समुद्रों के पास, मुंबई में एक जैसा मौसम, ठीक है ना, जितना भी है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ पूछना है नेहा, कुछ पूछना है? देखो शायद मैं कल तुम्हारी क्लास लूँ, शायद।